जी साहब, टॉपिक ले रहे हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। ओके। यही चैप्टर में आपने 11th में स्थूल पदार्थों के गुण के नाम से भी एक चैप्टर पढ़ा होगा। ये बस वही है ना। तो इसका एक रिवीजन है, समझ लीजिए, ताकि इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं वो सभी अपन देखने वाले हैं। तो वो देखें उससे पहले एक बार वापस बातों को रिवाइज कर लिया जाए, है ना। क्योंकि अचानक से क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग में आएगा नहीं, है ना। बहुत से फॉर्मूले अगर काम में लेंगे हम तो आप सोचेंगे कि कहाँ से आ गया, है ना। तो एक बार अपन सभी न्यूमेरिकल्स देखने से पहले, जितने भी इससे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो सभी देखने से पहले इसके फॉर्मूले और इसकी बेसिक थ्योरी हम देख रहे हैं, है ना। तो शुरू करें। देखो साहब, विरूपक बल क्या बला है भाई। कुछ बहुत से शब्द हैं जो बहुत से जगह हम काम में लेंगे, है ना। तो इन सब का आपको ध्यान होना ज़रूरी है। तो एक बेसिक रिवीजन है, आप एक बार ही देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, है ना। विरूपक बल, ऐसा बल जो किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है उसको विरूपक बल कहते हैं, है ना। यानी किसी वस्तु पे अगर मैंने बल दिया और वो उसकी आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है तो यह एक विरूपक बल है। ओके। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, इसका बहुत जगह आप सुनने वाले हैं, है ना। तो क्या है भाई, यदि किसी वस्तु पर आरोपित किया गया विरूपक बल हटा देने के बाद वस्तु अगर अपना प्रारंभिक आकार ग्रहण कर लेती है तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। और ऐसी वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है ना। तो ये आपने सुन रखा है, ध्यान होगा आपको कि क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर अगर बल दिया हमने और वस्तु जैसी थी वैसी वापस हो गई, है ना। जैसे कोई बॉल है सपोज रबर की, है ना। तो आप उसको दबा रहे हैं तो उसका शेप बदल गया, है ना। लेकिन बॉल को वापस आपने बल हटा दिया, वापस रख दिया तो जैसी बॉल थी वैसी हो गई। तो इसका मतलब क्या है, वह गुण जो वस्तु प्रारंभिक में जैसी थी वैसी वापस हो जाती है, इसका मतलब यह गुण क्या है, प्रत्यास्थता। और ऐसी वस्तु क्या कहलाएगी, प्रत्यास्थ वस्तु, है ना। तो इसका सर्वाधिक उदाहरण आप जो सुनेंगे हमेशा वो क्या है, क्वार्ट्स, है ना। क्वार्ट्स सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु है। इसलिए आप अपने हमेशा देखा होगा जितनी भी घड़ियाँ होती है ना, वॉचेस, उसके अंदर आपने हर जगह देखना, घड़ियों में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी घड़ी में अंदर क्वार्ट्स देखने को मिल जाएगा। क्वार्ट्स लिखा होगा, या तो आगे अंदर लिखा होगा या पीछे लिखा होगा, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, है ना। तो आप देखना उसमें क्या होता है, क्वार्ट्स के जो आपके क्वार्ट्स पदार्थ के जो घड़ी के कांटे होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं ताकि उस पर क्या होता है कि ताप दाप का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, है ना। नहीं तो आपका गर्मी में टाइम अलग बताएगी और सर्दी में टाइम अलग हो जाएगा, है ना। तो उस पर इतना ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, यानी कि वो जैसी थी वैसी ही रहे, है ना। इसलिए क्वार्ट्स क्या है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु मानी जाती है। तो उसी के घड़ी के जो कांटे वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। तो आपको इसलिए घड़ी के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिएगा, है ना। इसके अलावा स्टील व हाथी दांत भी प्रत्यास्थ पदार्थ हैं। ओके साहब। प्लास्टिक या अप्रत्यास्थ किसी वस्तु पर विरूपक बल हट देने पर, अब प्लास्टिक कहो चाहे उसको अप्रत्यास्थ वस्तु कहो, है ना। तो अप्रत्यास्थ या उसका गुण क्या कहलाएगा, अप्रत्यास्थता कहलाएगा, है ना। तो अप्रत्यास्थता क्या है, तो जस्ट इसका उल्टा, कि किसी वस्तु पर अगर विरूपक बल दिया और उसने पहले जैसा आकार ग्रहण नहीं किया तो ये क्या कहलाएगा, अप्रत्यास्थता व प्लास्टिक। अब प्लास्टिक से मतलब यहाँ पे वो प्लास्टिक नहीं है ना, वो भी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक गुण की बात हो रही है ना। जो अप्रत्यास्थता है उसी को हम प्लास्टिक कह रहे हैं। तो ऐसी वस्तु जिस पे बल लगाया और वो पुनः वापस उसी शेप में नहीं आई तो वो क्या कहलाएगी, अप्रत्यास्थ, है ना। जैसे कि गीली मिट्टी है, मोम है ना, कुछ भी है, अगर उस पर आपने ज़्यादा बल लगाया तो थोड़ा सा ही बल लगाने के बाद जैसे चेंज हुआ उसमें, उसके बाद वो जैसी थी वैसी वापस नहीं होने वाली। ओके। प्रत्यास्थता सीमा, अब देखो प्रत्यास्थ वस्तु की भी हर एक की सीमा होती है ना। कोई भी होता है आदमी एक सीमा तक कुछ सहन करता है ना। आप किसी को, जैसे किसी को दो गाली दे दी आपने तो वो सहन कर लेता है, चलो छोड़ो यूँ, है ना। लेकिन वो उसकी भी एक सीमा है ना। वो एक टाइम तक सुनेगा फिर वो रिएक्ट ज़रूर करेगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि प्रत्येक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण एक निश्चित सीमा तक पाया जाता है जिसे प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। अगर उसके बाद भी आप बल लगाते हैं, है ना, प्रत्यास्थता सीमा के बाद भी अगर आप बल लगा रहे हैं तो वस्तु स्थायी रूप से अपना आकार बदल देती है ना। जैसे स्प्रिंग है, थोड़ा सा खींचोगे और छोड़ोगे तो वापस जैसी थी वैसी हो जाएगी, है ना। लेकिन दबा के पूरी ताकत से आप फुल उसको खींच लोगे
और फिर उसको छोड़ोगे तो वो एकदम जैसी थी वैसी वापस नहीं होने वाली, है ना। तो वही बात है यहाँ पे। अब बात आती है ठोसों में प्रत्यास्थता का गुण। तो ठोसों में क्या हो रहा है, देखो ठोस द्रव गैस पदार्थ की अवस्था पट रखी है ना। हाँ, तो यहाँ पे ठोस में बात कर रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो दो परमाणुओं के बीच लगने वाले बलों को अंतर परमाणुीय बल कहते हैं। यह बल परमाणुओं को जोड़े रखता है। चित्र से स्पष्ट है कि पदार्थ के अणु परमाणु आपस में ऐसे जुड़े होते हैं कि जैसे कि उनके बीच में स्प्रिंग लगी है ना। इसके अंदर कोई ओरिजिनल स्प्रिंग नहीं लगी है, ये एक्चुअल में अंतर परमाणुक बल ही हैं, लेकिन उन बलों को हम ऐसे दर्शा रहे हैं कि वो ऐसे आपस में जुड़े हैं कि जैसे कि उनके बीच में क्या हो, स्प्रिंग हो, है ना। हमने ऐसा इमेजिन करने के लिए आपको बताया है कि ऐसे जुड़े हैं कि ये आपस में स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं ना। एक्चुअल में कोई स्प्रिंग अंदर नहीं लगी है ना। तो मानो कि जैसे कि इनके बीच में क्या लगी है, स्प्रिंग लगी है। अतः जब ऐसे पदार्थों पे बल लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है, वे बाहरी बल का विरोध करते हैं और इस विरोध प्रक्रिया को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। यानी कि वही बात, अगर हम हल्का सा बल लगाएंगे तो वो स्प्रिंग उनकी दबेगी, आकार में चेंज होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन जैसे ही आप वो बल हटाएंगे तो वस्तु जैसी थी वैसी हो जाएगी, है ना। अब साहब देखो मेन फॉर्मूले और मेन परिभाषाएं अब आती है जिस पे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आपके, है ना। अभी तक तो आपको समझो कि थ्योरी थी, अब आपके कुछ फॉर्मूले और अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हुए जिन पे आएंगे उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो मेन मेन फॉर्मूले हैं, अगर आप कुछ नोट नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है उसे ज़रूर ध्यान रखें, है ना, जिसके ऊपर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रतिबल, देखो बल तो सबने सुना है, ये क्या है भाई, प्रतिबल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया, है ना, तो प्रत्यास्थता के गुण के कारण वस्तु में क्या उत्पन्न हुई, प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। तो इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न इस प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं, है ना। अब जैसे पूरी वस्तु पे आपने विरूपक बल आरोपित किया, ठीक है साहब, तो प्रत्यास्थता गुण के कारण क्या होगा, वस्तु प्रतिक्रिया करेगी, है ना, मतलब उस बल का विरोध तो होगा, लेकिन इकाई क्षेत्रफल पर, है ना। अब उसकी अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई क्षेत्रफल लेंगे, तो इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं, है ना। तो प्रतिबल का आपका फॉर्मूला क्या हो गया, इकाई क्षेत्रफल में ले रहे हैं, है ना, इसका मतलब बल ऊपर आ जाएगा बटा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। ओके, तो प्रतिबल क्या हो गया आपका साहब, बल बटा क्षेत्रफल, एफ अपॉन ए। तो मात्रक भी इससे आप निकाल सकते हैं इजीली, है ना, कि एफ क्या होता है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्या आ गया आपका, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब प्रतिबलों के प्रकार में देखिए साहब कि किस किस प्रकार से आपको प्रतिबल देखने को मिलेगा। तो पहला देखने को मिलेगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य का मतलब जब किसी तार या छड़ में बल लगाकर अगर लंबाई में परिवर्तन किया जाता है ना, तो उसके इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिक्रिया बल क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, है ना। तो यदि लंबाई में वृद्धि होती है तो इसे तनन प्रतिबल, या लंबाई में कमी होती है तो इसे संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। अब दोनों प्रकार से प्रतिबल आपको देखने को मिलेगा, या तो लंबाई में वृद्धि होगी या लंबाई में कमी होगी, है ना। तो लंबाई में अगर वृद्धि होती है तो तनन प्रतिबल, है ना, और लंबाई में कमी होती है तो इसे हम संपीड़न प्रतिबल कहते हैं, है ना। तो फॉर्मूला तो आपका प्रतिबल का वही रहेगा, है ना, प्रतिबल का प्रकार बदल रहा है लेकिन चीज़ तो वही है ना। तो यहाँ पे प्रतिबल का फॉर्मूला आपका वही रहेगा, एफ अपॉन ए। क्लियर, ए को यहाँ पे अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पे ये, अगर हम इसकी आर त्रिज्या देखें, अब यहाँ पे आर त्रिज्या यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को ध्यान होगा, है ना। तो एफ अपॉन ए, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर। वैसे ही अगर हम देखते हैं अपरूपण प्रतिबल, इसमें क्या हो रहा है साहब, जब किसी वस्तु पर स्पर्श रेखीय बल लगाकर उसकी आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रतिबल का मान इकाई क्षेत्रफल के लिए अपरूपण प्रतिबल कहलाता है ना। फॉर्मूला वही रहेगा, एफ अपॉन ए न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, है ना। और आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल में भी देखो साहब, किसी गोलाकार वस्तु को द्रव में रखा जाता है तो उसमें सभी दिशाओं से बल लगेगा, है ना। इसके अंदर
चारों तरफ से इसके ऊपर बल लगेगा, तो सभी दिशाओं से गोलाकार वस्तुओं पर जलीय दाब लगता है, जिसके कारण यदि वस्तुओं के आयतन में परिवर्तन होता है तो वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। यह प्रतिबल ठोस, द्रव, गैस तीनों पाया जाता है प्रतिबल, इसलिए फॉर्मूला F/A लग रहा है। क्लियर। अब इसी के अंदर आप देखने को मिलेगी, अब ये तो लगा प्रतिबल, अब उसके कारण उत्पन्न क्या होती है, विकृति, है ना। तो विकृति क्या है, तो विरूपक बल लगने के कारण वस्तु के आकार या आकृति में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। कहने का मतलब जैसे पहले कोई वस्तु थी, है ना, आपने उस पर बल लगाया और उसके कारण उसके अंदर कोई चेंज आ गया, है ना, तो वो आकृति या आकार में उसका परिवर्तन हो गया, तो यह आनुपातिक परिवर्तन को विकृति कहेंगे। कहने का मतलब जो पहले थी उसका अनुपात आप किससे निकालोगे, जो बाद में हुई, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो साहब, सभी के लिए अंदर देखेंगे हम, तो पहले हम देखते हैं अनुदैर्ध्य विकृति के अंदर, है ना। तो बाह्य बल के कारण, जैसे कोई तार लिया है ना, वस्तु है तो तार को मान लिया हमने, क्योंकि अनुदैर्ध्य में लंबाई में परिवर्तन होने वाला है, तो एकांक लंबाई में परिवर्तन कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है ना। तो लंबाई में परिवर्तन कमी या वृद्धि को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति में क्या हो गया, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, है ना। तो आप वो जो विकृति है उसको कैसे दर्शाएंगे, जो भी नई विकृति हुई है तो उसको कैसे दर्शाएंगे कि जो लंबाई में परिवर्तन हुआ, है ना, यानी कि डेल एल, कैसे, जो पहले था उसको आप, जो नया आया उसमें से, नए में से हम माइनस कर लेंगे, तो जो लंबाई में परिवर्तन आया है वो हमारे पास आ जाएगा, है ना, बटा जो पहले थी प्रारंभिक लंबाई, है ना। तो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई क्या होगी, अनुदैर्ध्य विकृति आपको मिल जाएगी, है ना। तो विकृति अगर हमको पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, है ना। ये अभी केवल थ्योरी है, इसके फॉर्मूले आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना, ताकि जब क्वेश्चन करोगे तब आपको बात जल्दी समझ में आएगी। क्वेश्चन आपको करो तब फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, है ना। तब विकृति पूछे तब क्या होगा, परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। ओके साहब। अपरूपण विकृति, यदि किसी वस्तु पर बल लगने से उसका आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे अपरूपण विकृति कहते हैं, जिसे थीटा या टेन थीटा से व्यक्त किया जाता है। बिंदु ए पर बल F लगाने पर ए डैश तक विस्थापित होता है, जिसके कारण डी बिंदु पर थीटा कोण बनता है ना। देखो ये इसके लिए दर्शाया है, ये अपरूपण प्रतिबल आपने पढ़ा था ना, ये इसी के अंदर अपरूपण प्रतिबल से आपको अपरूपण क्या देखने को मिलेगी, विकृति। तो वही ये यहाँ पे बात हो रही है कि इसे थीटा या टेन थीटा से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखो साहब, ये थीटा या टेन थीटा से इसे व्यक्त किया है ना। तो इसके अंदर यहाँ बता रहे हैं कि ए बिंदु पर एफ बल लगने पर ए से लेके वो कितने तक विस्थापित हुआ, ए डैश तक, है ना। तो ए डैश तक वो विस्थापित होता है, जिसके कारण डी बिंदु पर थीटा कोण बनता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरूपण विकृति कहेंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर, देखो थीटा को हम यहाँ टेन थीटा ले रहे हैं, तो टेन थीटा आपने लाल कक्का पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, है ना। तो वो क्या होता है, टेन थीटा कितना होता है भाई साहब, लंब बटा आधार, है ना। तो लंब बटा आधार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो साहब, ये है ना। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये यहाँ पे, तो आपको लंब बटा आधार, है ना। तो लंब लिया है x और आधार है l, है ना। तो आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, x/l। ओके साहब। तो जहाँ भी आपको अपरूपण विकृति की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, थीटा बराबर x/l। क्लियर। यह विकृति केवल ठोस पदार्थों में उत्पन्न होती है। ओके। अब अगर बात करें आयतन विकृति की, है ना, तो यदि वस्तु का आयतन v है और उस पर दाब लगने से उसका आयतन परिवर्तन होके v से क्या हो जाता है, डेल v, है ना। तो आयतन विकृति क्या होगी, तो वही साहब, आयतन में परिवर्तन, जैसे लंबाई वाला था, है ना, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, तो वैसे ही आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। ओके साहब। प्लस माइनस हमने आगे ऊपर इसलिए लगाया है कि अगर कमी होती है तो माइनस ले लेंगे, वृद्धि होती है तो प्लस ले लेंगे, है ना।
आयतन विकृति ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती है। तो कभी आपको शॉर्ट में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केवल ठोस में कौन सी विकृति मिलेगी, तो आप कह दोगे कौन सी, अवरूपण, है ना। आपको पूछ ले कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में कौन सी विकृति मिलेगी, तो आयतन विकृति। ओके साहब, तो प्रश्न कहीं से भी कैसे भी कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बातें ध्यान होनी चाहिए, है ना। तो वो एक बार आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो इजीली आपको ध्यान रह जाएगी। ठीक है साहब। अब देखो साहब, इसमें अंदर रॉबर्ट हुक का नियम, ये भी काम में लेंगे हम। तो रॉबर्ट हुक का नियम क्या कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। सीधी सी बात है, क्योंकि जितना प्रतिबल लगेगा विकृति भी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो प्रतिबल सब विकृति के समानुपाती होता है, और समानुपाती का ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनता है ना। तो प्रतिबल और विकृति के बीच में आपको ग्राफ भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दे अलग अलग ग्राफ के, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये समानुपाती होते हैं, और समानुपाती में ग्राफ ऐसा बनाता है। प्रतिबल समानुपाती है तो हमने क्या किया, बराबर लगा के एक क्या कर दिया, एक स्थिरांक लगा सकते हैं, है ना। तो वो हमने लिख दिया ई। ठीक है, तो प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति। तो अगर केवल आपको ई की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, प्रतिबल बटा विकृति, है ना। तो ई क्या आ गया, प्रतिबल बटा विकृति। ई क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ई आपका प्रत्यास्थता गुणांक है ना, जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। हर एक अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग ई की वैल्यू होगी, है ना। लोहे के लिए अलग, रबर के लिए अलग, सभी के लिए आपको ई की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, जो कि कैसे निकालोगे आप, प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, ये किस चीज़ का नियम है, किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया है, प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के लिए प्रतिबल बटा विकृति। ओके साहब, याद रहेगा फॉर्मूला। अब इसी में प्रत्यास्थता गुणांक के कुछ फॉर्मूले आएंगे, और इनके बीच में कोई रिलेशन और कुछ सूत्र रहते हैं, वो अभी आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें। एक बार ये हम रिवाइज कर लें, उसके बाद हम इसके ऊपर आधारित जितने भी प्रश्न और न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सभी देखेंगे। ठीक है साहब, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अभ्यास करते रहो। ठीक है, धन्यवाद।